हेलो एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कई बार पूछ रहे हैं कि फैक्चुअल करंट अफेयर्स को बहुत मुश्किल से डील कर पा रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि एक साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम्स का जो कंसेप्चुअल लोड है उसको हैंडल करना और साथ ही साथ में 1 मंथ के अराउंड जो उनके इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे वो सिविल जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या सीएपीएफ के एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, सीडीएस के एग्ज़ाम्स होंगे या एसएससी मेंस में भी जो जीके और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो सी द पॉइंट इज़ वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स इन 1 year, you have to meet the demand for each and every exam whenever that exams कम्स बिफोर यू सेपरेटली। तो जब भी कभी तुम्हें कोई एक एग्ज़ाम अगर जो नज़दीक में ऐसे नज़र आता है तो तुम्हें उस सेपरेटली उस एग्ज़ाम की जो डिमांड है, उसको जो रिक्वायरमेंट है, उसको ज़रूर ही पूरी करनी चाहिए। और ऐसे में यूपीएससी का जो फैक्चुअल वाला करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको सेपरेटली करना चाहिए, बिकॉज ये 1 मंथ में जो तुम्हारी प्रिपरेशन होगी, ये तुम्हारा अगर जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है, देन दिस कैन इंक्रीज योर स्कोर अप टू 10 to 20 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन कि कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल नॉन फैक्चुअल कंसेप्चुअल बेसिस पे। ये सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मार्जिन दे देती हैं तुमको किसी दूसरे एस्पिरेंट के बनिस्बत। तो मैं तुमसे ये रिकमेंड करूँगा कि वैसे तो मैंने ये लेक्चर बनाया हुआ है, तुम अपने से प्रिपेयर कर ही रहे होगे करंट अफेयर्स को लेकर के, बट दिस लेक्चर सीरीज़ या एक पूरे 15 दिनों का जो लेक्चर एक मॉड्यूल जो मैंने बनाया है, वो मॉड्यूल तुमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसको बिल्कुल भी तुम ऐसे मत देखना कि नेटफ्लिक्स के मूवी की तरह से कंज्यूम कर रहे हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि लेक्चर को एक ही बार देखना, भले ही जब भी तुम्हें मौका मिले, और पेन पेपर के साथ बैठ करके देखना, क्योंकि वन शॉट में अगर तुम इसे कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली ये तुम्हें रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ चीज़ें मैं अभी थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा कि जो मॉडस ऑपरेंडी है या जो एजेंडा है हमारे लेक्चर का, वो कैसा होने वाला है और किस तरीके से हम अप्रोच करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स का फैक्चुअल वाला पार्ट है उसको लेकर के। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमको एग्ज़ाम देना है, वो है एग्ज़ाम तुम्हारा 1 मंथ के अराउंड में। और जब भी कभी कोई एग्ज़ाम करंट अफेयर्स की नीड करता है तो वो ये कोशिश करता है कि लास्ट 12 मंथ के, यानी कि 1 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उसको वो समराइज़ करके वहाँ से क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश करते हैं। तो जनवरी से लेकर के तुमको दिसंबर तक का जो पूरा एग्ज़ाम का करंट अफेयर्स है उसको तुम्हें रेडी करना होगा। इसी का जो एक्सट्रैक्ट है, इसी का जो निचोड़ है, वो तुमको चाहिए होता है एग्ज़ाम के फैक्चुअल डिटेल्स की प्रिपरेशन करने के लिए। अभी ये एक चीज़ हमने समझ ली कि भाई कैसे हम एग्ज़ाम के जो फैक्चुअल जीके करंट अफेयर्स वाले पार्ट हैं वो कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो अप्रोच होनी चाहिए फैक्चुअल करंट अफेयर्स को लेकर के तुम्हारी, वो कुछ रेदर देन कि तुम्हें सेंटेंस रटने के, मगअप करने के, कहीं कहीं मगअप करना पड़ेगा, नो डाउट मगअप करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हर चीज़ें आप कंसेप्चुअली उतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं बैठा पाते हैं, कई बार मगअप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मगअप करना चाहिए। जैसी अपॉर्चुनिटी, जैसा चैलेंज, उसको उसी तरीके से डील भी करना चाहिए। आई नेवर सेड कि मगअप करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मगअप बिल्कुल करना चाहिए, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग तो मगअप करना है। दूसरी बात ये कि जो हमारा फैक्चुअल है उसको मगअप करना कैसे है, उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करना कैसे है कि हमें मगअप करने की ज़रूरत कम से कम हो। तो उसका एक तरीका ये होता है कि वेन एवर यू फाउंड अ वर्ड, जब भी कभी तुम्हें कोई शब्द मिले करंट अफेयर्स में, जैसे लेट से, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, लेट से कि तुम्हें पता चलता है कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो जो बिडेन को बनाया गया है, तो जो बिडेन यूएसए के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। तो 3 वर्ड तुम्हें पता चले, एक पता चला तुम्हें यूएसए, दूसरा पता चला तुम्हें जो बाइडेन, और तीसरा है तुम्हारा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो 3 वर्ड की लिंकेजेस हैं, ये अगर तुमने सीख ली, ये अगर जो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया, बैठ गया तुम्हारे दिमाग में, देन इट इज़ वेरी इजी टू लिंक अप दीज सेंटेंसेस, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से फॉर्म होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि जो बाइडन किस देश के प्रेसिडेंट हैं, फ्रॉम वेयर,
किस देश का प्रेसिडेंट जो है वो जॉय बाइडेन है, यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, जॉय बाइडेन प्रेसिडेंट किस देश का, इस तरह से मिला जुला करके आई होप तुम समझ रहे होगे, ये मैं क्लास में भी बताता हूँ कि की वर्ड लिंकिंग जो है वो किस तरीके से फैक्चुअल करंट अफेयर्स को डील करने में बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है, उसको मदद करती है। ठीक है, तो ये अगर तुमने समझ लिया है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो वर्ड के लिंकेजेस हैं वो किस कंसेप्चुअल बेसिस से बनाए जाएंगे, ये मैं तुम्हारी आगे आने वाले जो भी लेक्चर है हमारा उसमें हम मदद करेंगे, उसको उसको ही हम डेवलप कर लेंगे, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करेंगे नेशनल पैनोरमा में, यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट हो रहे थे उन सारी चीज़ों के बारे में। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसको कि मैं रैंक 1 पे अभी अपने रख रहा हूँ, वह है इंडियन नेवी का जो नेशनल नवल इंसाइन है, यानी कि उसका जो चिन्ह है और साथ ही साथ में उसका जो फ्लैग है वो दोनों ही चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पहले तो ये ओल्ड जो फ्लैग था वो सेंट जॉर्ज क्रॉस आता था ट्राई कलर के साथ, यानी कि इस नेशनल जो फ्लैग है हमारा उसके ऐसे में एक सेंट जॉर्ज का रेड कलर का क्रॉस आता था, जिसको इन लोगों ने हटा दिया है, जिसको इन लोगों ने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि नहीं, छत्रपति शिवाजी का जो एम्बलम है जो कि 8 कोणों का होता था, ऑक्टागोनल होता था। ठीक है, वो ऑक्टागोनल जो एम्बलम है उसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया है इंडियन नेवी के नए इंसाइन को बनाने के लिए। ठीक है, वहां से इंस्पायर्ड है। और उसके साथ ही साथ जो तुम्हें याद रखने वाली चीज़ ये भी है कि शम नु वरुण, ये एक ऋग्वेद से ली हुई सूक्ति है। शम नु वरुण यानी कि जो वरुण देवता हैं, यानी कि जो पानी के देवता हैं, यानी जो वाटर गॉड हैं, वो हमारे लिए ऑस्पिशियस हों, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे हों, ऐसा हमने वहाँ पे प्रार्थना करके उस इंसिग्निया को रखा है। तो वो ऋग्वेदा से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना कि शम्नु वरुण जो है वो इंस्पायर्ड है ऋग्वेदा से। और ये जो ट्राई कलर है उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं वो भी हमने देख लिया। इसको अनवील किया था पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत के ऊपर। आईएनएस विक्रांत जो है हमारे भारत देश का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर है। एयरक्राफ्ट करियर का मतलब एक ऐसा पानी का जहाज जहां से कि हम जो लड़ाकू विमान है, यानी जो फाइटर प्लेन्स हैं, उनको भी रिलीज कर सकते हैं। वो एक चलते फिरते आइलैंड की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इंडियन नेवल इंसाइन को लेकर के। द सेकेंड पॉइंट इज 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा इंदौर एमपी में। इंदौर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में इंदौर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा है, सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा नाम आता है इसका, सफाई काफ़ी साफ सुथरा शहर है। तो ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया में पंचप्रण, पंचप्रण यानी कि 5 कस्में, ऐसी 5 कस्में जो खाई जाती हैं, जो पीएम मोदी तुम्हें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि 2047 यानी कि जब हमारी आज़ादी के 100 साल होंगे तो इंडिया को डेवलप्ड बना देना है, पूरी तरीके से डेवलप बना देना है, यानी हाई इनकम की कंट्रीज़ में लेकर के आना है। ठीक है, अब उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे जेनरिक पॉइंट बताए, जैसे कि यूनिटी, इंटीग्रिटी और जीडीपी में बढ़ोतरी करना, इस तरह की चीज़ें बताई। तो वो पंचप्रण ऐसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कब तक ये पंचप्रण का जो टारगेट है, तो वो पंचप्रण का हमारा टारगेट है 2047 तक, और ये उन्होंने अनाउंस किया था रेड फोर्ट स्पीच से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नामसाई डिक्लेरेशन। नामसाई डिक्लेरेशन क्या है? नामसाई डिक्लेरेशन एक्चुअली में एक एग्रीमेंट है जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हो रहा है। और ये जो डिक्लेरेशन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट 70 सालों से अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि आसाम और अरुणाचल प्रदेश फॉर द टाइम बीइंग इस बात पे एग्री कर गए हैं कि कई सारे गांव जो कि डाउटफुल थे, जिनको लेकर के डिस्प्यूट था, उसमें से जो कई सारे गांव के जो डिस्प्यूट्स उनको रिजॉल्व कर लिए गए हैं। और अब पहले जो कि 123 थे, अब घट करके ये 86 पर आ गया है, यानी कि हमारे कई सारे गांव का जो मसला था वो रिजॉल्व हो गया है। तो ये जो एग्रीमेंट बना, ये जो डिक्लेरेशन बना, इसको नामसाई डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये किसके किसके बीच में हो रहा है? ये हो रहा है आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। एंड माइंड माय वर्ड्स,
जो नॉर्थ ईस्ट की जीके होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो जो भी कमीशन हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो। नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स या कोई भी डेवलपमेंट होती है वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है, तो तुम्हें ये जरूर याद रखना चाहिए। नाम साइड डिक्लेरेशन, इट इज रिलेटेड टू आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट वन इज JNK डेलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट, जिसकी फाइनल सबमिशन हो गई है रिपोर्ट की, और वो की है रंजना प्रकाश देसाई ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक्स जज थी। तो रंजना प्रकाश देसाई का नाम तुम्हें याद होना चाहिए, पर्सन इन न्यूज़ भी हैं ये। पर्सन इन न्यूज़ इसलिए है क्योंकि रंजना प्रकाश देसाई अभी कुछ ही दिनों पहले प्रसार भारती की जो है वो चेयरपर्सन बनी है, प्रसार भारती की चेयरपर्सन बनी है। मैं इसे पर्सन इन न्यूज़ में भी कवर करूंगा ही, बट फॉर द टाइमिंग मैंने बस सिर्फ मेंशन कर दिया कि रंजना प्रकाश देसाई को तुम्हें जानना चाहिए दो वजहों से। पहली वजह है कि JNK की डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, उस जो कमीशन था उसकी ये चेयरमैन थी, उसकी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी थी। तो JNK डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट हमने समझ ली। नाउ द सेकंड पॉइंट इज स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो है श्री रामानुजाचार्य का। श्री रामानुजाचार्य एक जैन मॉन्क हैं, जैन मॉन्क जिनका नाम है आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी। इनकी मूर्ति जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनवील करी है। इसकी लोकेशन जो है वो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। तो कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहली बात तो ये कि जैन मॉन्क्स को लेकर के अक्सर एक परसेप्शन ये बनता है कि भाई वो लोग साउथ में ज़्यादा जाते हैं रेदर देन कि जम्मू एंड कश्मीर में। तो नहीं, ऐसा नहीं है। रामानुजाचार्य की जो स्टैचू है वो जम्मू एंड कश्मीर में अनवील हुई है, और उस जो स्टैचू है उस स्टैचू का नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। नाउ एक और स्टैचू है जो कि हैदराबाद में 2021 में यानी कि 2021 में इंस्टॉल की गई थी। वो थी सेकंड हाईएस्ट सिटिंग स्टैचू, और वो भी एक मॉन्क की थी, जैन मॉन्क की ही थी। ठीक है, तो वो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इस पॉइंट को सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है। यहाँ वाला जो पॉइंट है इसको तुम्हें 2022 में नहीं आएगा, नहीं तुम्हें ये कंसिडर करना है। मैंने इसे सिर्फ इसलिए लिखा है कि ऑप्शन में तुम्हें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आएगी या स्टैचू ऑफ पीस आएगी, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो माइंड दीज थिंग्स। नाउ आदि शंकराचार्य की एक और स्टैचू थी जो कि केदारनाथ कैंपस में अनवील की गई है। ब्लैक कलर की स्टैचू है, ब्लैक कलर की। ठीक है, इसको अनवील किया है खुद PM मोदी ने, है ना। श्री आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य जो है वो प्रोपोनेंट थे अद्वैतवाद के जो है प्रोपोनेंट थे, यानी मोनोइथिज्म के, यानी कि प्रकृति और पुरुष, ये फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है। प्रकृति और पुरुष वो दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ऐसा माना जाता है मोनोइथिज्म में, और ईश्वर एक ही है, ऐसा एक कंसेप्ट दिया जाता है। ये चीज़ का कंसेप्ट जो था वो किसने दिया था? आज श्री आदि शंकराचार्य जी ने। और आदि शंकराचार्य की स्टैचू जो है वो केदारनाथ के कैंपस में अनवील की है PM मोदी ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा के साथ एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये हुआ है कि इसको स्टेट फेस्टिवल अपना बना दिया है। किसने बना दिया है? पंजाब ने। पंजाब जहाँ पे कि भांगड़ा और गिद्दा होता है, जहाँ पे कि इतने ज़्यादा वायलेंट उत्सव मनाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलरफुल उत्सव मनाए जाते हैं, वहाँ पे इस तरह से जगन्नाथ यात्रा को लेकर के स्टेट फेस्टिवल बनाना, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। कई बार तुमसे उलझाने के लिए तुम्हें अलग अलग तरह की बातें पूछी जाएंगी कि भाई पंजाब में तो लोगों को जो गेस मास्टर होते हैं, जो लोग गेस कर कर के एग्ज़ाम देते हैं, उनको इस तरह की चीज़ें कई बार एज्यूम कर पाना या इस तरह की चीज़ों को विजुलाइज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुजरात, जो नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात जो है वो हमारे भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लेकर के आया है। अभी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लेकर के आने के पीछे वजह क्या थी? वेदांता नाम की एक कंपनी है जो कि आईफोन बनाना चाह रही है, और उसने जो अपना प्लांट है वो इस्टेब्लिश करने की मंशा, या उसने इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है गुजरात में। अब गुजरात में अगर जो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होगी सेमीकंडक्टर की, तो फिर वहाँ पे अननेसेसरली या अनटैप्ड जो पोटेंशियल है वो अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, जिसका कि जो बहुत ही कोर बेनिफिट मिलना चाहिए उस स्टेट को वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में अपनी एक पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी को बना करके तब उन्होंने लॉन्च किया, ताकि जो डेवलपमेंट हो रहा है सेमीकंडक्टर की वजह से, या सेमीकंडक्टर की फील्ड में गुजरात में जो डेवलपमेंट हो रहा है
वो किसी ऐसी डायरेक्शन में न जाए जहाँ से कि वहाँ पे लौटना मुश्किल हो। तो एक पॉलिसी, एक विजन देने की कोशिश की गई है सेमीकंडक्टर पॉलिसी की मदद से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गया जी डैम। गया जी डैम इज द लॉन्गेस्ट रबर डैम ऑफ फाल्गु रिवर। फाल्गु रिवर एक बिहार में पाई जाने वाली रिवर है, जो कि विष्णुपद टेम्पल वहाँ से निकलती है। और ये जो फाल्गु रिवर है, वो रिवर जो है पलामू झारखंड के आसपास से ओरिजिनेट होती है। और क्योंकि ये बिहार और गया में से पास होती है, इसलिए इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो गया जी जो डैम है वो भारत का सबसे लंबा रबर डैम है, जो कि फाल्गु नदी के ऊपर बन रहा है। तो रबर डैम यानी कि रबर और स्टील से बना हुआ एक डैम होगा, जो कि गया जी डैम कहलाएगा। और वो कहाँ पे है? बिहार में है। किस नदी के ऊपर है? तो फाल्गु नदी के ऊपर है। तो ये 3-4 जो टर्म्स हैं वो हमने देख लिए। तो पहला तो गया जी डैम देख लिया हमने, द सेकंड वन इज लॉन्गेस्ट रबर डैम हो गया, फिर उसके बाद हमने देख लिया कि फाल्गु रिवर हो गया, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बिहार। ठीक है, अब फाल्गु रिवर के ऊपर अगर उन्हें क्वेश्चन पूछना होगा तो थोड़े से दूर जाकर के वो झारखंड पलामू डिस्ट्रिक्ट इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं, हमारे भारत के नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं, जो कि रिप्लेस करेंगे पुराने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये भारत का सरकारी वकील होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी वकील होता है, ऐसा समझ सकते हो। इसका जो रेमुनरेशन होता है, इसकी जो सैलरी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इट इज़ नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जो सैलरी है वो मेंशन नहीं है। ये टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि भाई इसको सैलरी कितनी मिलेगी, और प्रेसिडेंट का मतलब प्रैक्टिकल पर्पसेस में एक्चुअली में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक्चुअली में हम उसको कितनी सैलरी देना चाहते हैं। वो प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज तीन मूर्ति भवन, जिसको कि कन्वर्ट कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय में। प्रधानमंत्री संग्रहालय एक पहले तो इसको नेहरू जी के संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, नेहरू संग्रहालय, नेहरू के नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाया है, और इन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है कि किसी एक प्रधानमंत्री के नाम पे कोई संग्रहालय क्यों हो, और सारे ही प्रधानमंत्रियों के नाम पे संग्रहालय होना चाहिए। तो उन्होंने जितने भी दूसरे प्रधानमंत्री थे उनका भी उसमें उनका उसमें एक स्पेस बना दिया है। और उसमें जो है जो तीन मूर्ति भवन जिसको पहले कहा जाता था, जिसको कि नेहरू संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता था, उसको अब प्रॉपर एक ऑर्डर इशू करके प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया गया है। तो तुमसे पूछा क्या जाएगा? तुमसे पूछा ही जाएगा कि तीन मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया गया है, या फिर अभी जो लेटेस्ट प्रधानमंत्री संग्रहालय बना हुआ है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज या कन्वर्टेड इनटू प्रधानमंत्री संग्रहालय, और ऑप्शन 1 ABCD ऐसा करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ अब एक और इशू हुआ था जायंट लायन का। एक एक्चुअली में शेर की मूर्ति जो नया पार्लियामेंट्री बिल्डिंग थी वहाँ पे इंस्टॉल करने की बात हो रही थी। तो ब्रॉन्ज का जो वो है वो जो मूर्ति थी, जो स्कल्पचर था, वो इंस्टॉल करने की बात हो रही थी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि वो कुछ लोग कह रहे थे कि वो शेर जो है वो गुस्से में देख रहा है, और नरेंद्र मोदी जी का तो शेर है तो वो गुस्से में देख रहा है, ऐसा तो बहुत ही थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी होती, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी। वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तो अपने काम की नहीं है, बट ब्रॉन्ज का जो कंपोजिशन होता है वो तुमसे जरूर पूछा सकता है कि ब्रॉन्ज का कंपोजिशन बताओ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज इज करेक्ट। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा या कांस्य जिसको कहते हैं, और ये कॉपर 88% और टिन जो है 12%, इन दोनों से मिला करके बनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्वेरियम। एक्वेरियम यानी कंट्री का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एक्वेरियम एक तरह का डिजिटल वाटर डाटा बैंक है। वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु हो या कर्नाटका हो, ये बेंगलुरु हो, कर्नाटका हो या तमिलनाडु हो, इन सभी जगहों पे वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके वाटर स्कैसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी को लेकर के कई सारे नए डेवलपमेंट, कई सारी नई युक्तियाँ लोग जो है सुझा रहे हैं। रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी काफ़ी सारे यहाँ पे चल रहे हैं, केवल इसी वजह से कि यहाँ की जो पानी की दिक्कत है वो जल्दी से जल्दी दूर की जा सके। ठीक है, तो एक्वेरियम कंट्री का जो पहला डिजिटल वाटर बैंक है वो लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, और ये AI बेस्ड है,
और ब्लॉकचेन बेस्ड है टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन। तो वो जो भी क्लीन ड्रिंकिंग और वाटर सैनिटेशन की जो इशू है उसको सॉल्व करने की बात हो रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट जो है वो केरला की कोर्ट को बताया गया है। केरला की कोर्ट ने अपने आप को पूरी तरीके से भारत की सबसे पहली पेपरलेस कोर्ट बना लिया, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी फाइलिंग होगी वो ई फाइलिंग होगी, जो प्रोसीडिंग्स होगी वो भी ई प्रोसीडिंग्स होगी, जो वेरीफाइड और जो बाकी जो मोड्स होंगे कोर्ट में जो भी कुछ इस्तेमाल होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारे के सारे भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक होंगे और पेपर का इस्तेमाल कोर्ट में कम से कम या नहीं के बराबर किया जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट ऑन इंडिया, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही हंसने वाली न्यूज़ मुझे पता चली थी, जब मैं इसे पढ़ा तो बहुत हंसी आई थी मुझे, बट ठीक है देखते हैं क्यों ऐसा हुआ था। फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया, पहला ऐसा स्टेट जो कि स्मोक फ्री है, हिमाचल प्रदेश में स्मोक फ्री। तुम समझ रहे हो, तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि हिमाचल प्रदेश में स्मोक फ्री कैसे कोई हो सकता है? मतलब दुनिया जा रही है वहाँ पे फूंकने के लिए और ये जो है उसको स्टेट फ्री बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने कहा है कि एलपीजी कनेक्शन वहाँ पे 100% दे दिया गया है। वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्होंने एलपीजी का 100% कनेक्शन दे दिया है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्मोक फ्री। तो मैं पहली बार पढ़ा, मैंने कहा स्मोक फ्री कैसे हो गया भाई, ये तो सारी दुनिया वहाँ फूकने जा रही है, तो कैसे वहाँ पे स्मोक फ्री हो गया? तो वो पॉइंट ये था कि एलपीजी कनेक्शन उन्होंने उज्ज्वला के अंडर में दे दिया था। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्मोक फ्री, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है क्या कि स्मोक फ्री कौन सा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश से स्मोक फ्री हुआ। और क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है 100%, ठीक है। 100% हाउस होल्ड को जो एलपीजी कनेक्शन है वो प्रोवाइड कर दिया है। नाउ ऑपरेशन गियर बॉक्स, गियर बॉक्स में ड्रग्स छुपा करके बेचा जा रहा था, जिसको ऑपरेशन चला करके रोका गया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इसको रोका। क्या मामला क्या था एक्चुअली में? जो इंडिया में बाहर से दूसरी कारों के स्क्रैप आते हैं, यानी कार के स्क्रैप्स आते हैं, उनके इंजन में, उनके गियर बॉक्स में, उनके इंजन में जो है वो ड्रग्स छुपा करके कई बार यहाँ पे ट्रांसपोर्ट या स्मगलिंग की जा रही थी, जिसको कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये इन्होंने मिल करके वहाँ पे रोका है। और इस जो ऑपरेशन गियर बॉक्स है, इसको ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग जो है मेनेंस है उसको रोकने के लिए काम में लाया जा रहा है। तो हमें क्या याद रखना है? दैट ऑपरेशन गियर बॉक्स इज रिलेटेड टू ड्रग्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये लॉन्च किसने किया था? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। Now, next point is Scotland become the first nation to provide free sanitary product available to everyone। अब हर किसी को सैनिटरी प्रोडक्ट, यानी कि जो पीरियड्स के प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट पहला देश कौन सा है ऐसा? स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का ही एक हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है। तो उस कंट्री ने, उस देश ने क्या किया है कि सबसे पहले जो सैनिटरी प्रोडक्ट हैं, वो पहला देश बना है जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट को पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। राजस्थान भी भारत में एक ऐसा पहला स्टेट है जिसने फ्री सैनिटरी पैड जो है वो प्रोवाइड करने का कदम उठाया है भारत में, ठीक है। तो राजस्थान पहला स्टेट हो गया जिसने कि इंडिया में फ्री सैनिटरी पैड उठाने का, प्रोवाइड करने का कदम उठाया है इंडिया में। नाउ इंडिया इज फर्स्ट म्यूजियम डेडिकेटेड टू एल्कोहल ओपन्स इन गोवा। इंडिया का जो पहला म्यूजियम है जो कि एल्कोहल को लेकर के डिनोटेड है या डेडिकेटेड है, वो गोवा में खोला गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 100 साल के पुराने चिंतामणि पद्यनाटकम को बैन कर दिया है। चिंतामणि पद्यनाटकम की जो स्टोरी लाइन थी वो उसको एक लूप होल या एक लीवे दे रही थी कि कुछ लोग उस जो नाटक है उसको थोड़ा सा डिफॉर्म करके, यानी कि उसमें कुछ ऐसा ल्यूड जो स्टेटमेंट है या जो ल्यूड कैरेक्टर है उसको डाल करके उसको पूरी तरीके से वल्गर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से इतने पुराने नाटक को, जो कि तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में काफ़ी फेमस भी है, उसको बंद करने की जो है बात हो रही थी। तो इस वजह से जो ये नाटक है यानी चिंतामणि पद्य नाटकम जो है वो 100 साल पुराना नाटक है, वो आंध्र प्रदेश में बैन कर दिया गया है। उसको लिखने वाले एक सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था कल्लाकुरी नारायण राव। कल्लाकुरी नारायण राव, जिनका एक नाटक चिंतामणि पद्य नाटकम उन्होंने आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। नाउ कोची केरला हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव वाटर
वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट विच इज़ नोन एज मुजिरिस, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट मुजिरिस, है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें बिल्कुल याद रखना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुजिरिस क्या है, मुजिरिस किस चीज़ से रिलेटेड है, मुजिरिस किस स्टेट से रिलेटेड है। तो कोची केरला में नाव की मेट्रो बना करके वाटर मेट्रो बनाई जा रही है, और उस वाटर मेट्रो को कौन बना रहा है, ये बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बोट्स हैं, जिसकी कि कोचीन शिपयार्ड जो है वो पूरी तरीके से फंडिंग कर रहा है या मदद कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, पहला तो ये कि ये कोची केरला में है, दूसरा ये कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, तीसरा ये इसका नाम है मुजिरिस, और ये बैटरी से चलने वाली कई सारी बोट्स हैं जिनका बना रहा है कौन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। ये क्या चीज़ होती है भाई, किसी भी जगह पे कई बार उस जगह की अपनी खासियत होती है जिसकी वजह से उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स दिया जाता है। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स दिया जाता है वो कई बार अपडेट होता है, यानी कि हर साल कुछ नए लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाते हैं। जिन लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाते हैं वो कहलाते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, और वो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अब इसको देखना है कि ये है क्या चीज़ और इसको रटना कैसे है। तो सबसे पहले पॉइंट जो आता है वो आता है काई चटनी का। काई चटनी यानी कि रेड एंड्स की, यानी कि लाल जो चींटे होते हैं उनकी एक चटनी होती है जो कि बनती है उड़ीसा में, और वो उड़ीसा के लोगों को खास तौर से बनानी आती है, जिसकी वजह से उनको यहाँ का यानी काई चटनी का और ज्योग्राफिकल टैग दे दिया गया है, ठीक है, उड़ीसा को। वाइट अनियन एक खास किस्म का कांदा होता है या प्याज होता है जो कि महाराष्ट्र के अलीबाग में पाया जाता है। वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पे सल्फर बहुत ही कम पाया जाता है, जिसकी वजह से जो रेडनेस है और जो पंजेंट स्मेल होती है जिसकी वजह से हमें आंसू आ जाते हैं प्याज में, वो काफ़ी कम होती है किसमें, वाइट ऑनियन में। तो जिसकी वजह से महाराष्ट्र के जो वो जीआई जो वाइट ऑनियन है वो जीआई टैग उसको मिला गया है, ठीक है, मिल गया है। मिथिला एक मखाना होता है, यानी एक मखाना एक तरह का वाटर प्लांट होता है जिससे कि मखाना एक स्नैक्स होता है वो निकाला जाता है। एक्वाटिक फॉक्स नट होती है जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तुमने मखाना देखा भी होगा, आई एम प्रिटी श्योर कि तुमने उसे खाया भी होगा। तो वो मिथिला एक जगह है जहाँ पे कि मिथिला मखाना जो है वो फेमस है, और उस जगह को जो है जीआई टैग मिला हुआ है बिहार का, उस चीज़ को, यानी कि मिथिला मखानों को बिहार का जीआई टैग मिला हुआ है। नाउ गमोसा, गमोसा या गमछा एक तरीके से समझो, गमछा जो लोग यूपी या बिहार के होंगे उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि एक कंधे पे कई बार अक्सर लोग हमारे गांव में और किसान जो हमारे होते हैं वो गमछा रखते हैं, पसीने पोंछने के भी काम आता है और वैसे भी काम आता है, कभी नहाते धोते हुए भी। तो वो गमछा एक खास किस्म का गमछा जिसको पहन करके पीएम मोदी ने जो है वो इंजेक्शन लगवाई थी, कौन सी वैक्सीन, वो कोरोना वाली वैक्सीन। तो उन्होंने उसको कोरोना वैक्सीन जो है लगा ली, और उसके बाद से लोगों की नज़र गई तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तो जीआई टैग करा लेना चाहिए। तो आसाम के लोगों को उस गमछा जो कि रेड कलर का होता है, छोटा होता है रिलेटिवली, वो गमछा जो है आसाम के लोगों ने उसको जीआई टैग ले लिया, उसमें पेट उनको उन लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो राइट्स हैं उस ज्योग्राफी में मिल गई, ठीक है। तो तंदूर रेड ग्राम यानी कि एक तरह का आप कहिए कि राजमा चावल, राजमा होता है, राजमा चावल नहीं, राजमा होता है जो कि तंदूर रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना में पाया जाता है, उसको वहाँ का जीआई टैग दिया गया है। तो तुम देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे देखोगे कि तुमको एग्रीकल्चर और खाने से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है जीआई टैग दिए जा रहे हैं। एक तो ये भी हुआ, दूसरा ये भी हुआ, ये भी खाने से रिलेटेड है, तीसरा वाइट ऑनियन और काई चटनी, ये सभी के सभी जो है वो खाने से रिलेटेड हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग खासियत में पाए जाते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है वो भी खाने से रिलेटेड है। रक्त से कार्प एप्रिकॉट एक खास तरह का एप्रिकॉट होता है। रक्त से खुबानी अंजीर जिसको कहते हैं, अंजीर इसका जो बाहर का हिस्सा होता है, जो उसका सॉफ्ट हिस्सा होता है अंजीर का, वो खाने लायक होता है, लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख से लोग यहाँ पर भी लेकर के आते हैं। जो इसका बाहर का हिस्सा होता है वो खाने लायक होता है, जो इसका अंदर का कर्नेल होता है बहुत ही हार्ड शेल होता है, हार्ड शेल होता है, और इसमें से छोटी सी बादाम भी निकलती है। अगर किसी ने खाया होगा तो पता होगा उसे, इसमें छोटी सी बादाम भी निकलती है, और वो बादाम भी कई बार लोग फोड़ करके खाते हैं, हालांकि बहुत ही टफ होता है, उसका जो शेल होता है वो बहुत ही कड़ा होता है, मजबूत होता है। नाउ अब बात करते हैं अपने दो एंट्रीज के बारे में या एप्लीकेशन के बारे में।
इसके अलावा ये तो हमें मिल गया है, ये जो जीआई टैग है, ये जो जीआई टैग है वो हमें मिल गया है, ये जीआई टैग में तो कोई दिक्कत नहीं है, जीआई टैग हमें मिल गया है। दो ऐसे जीआई टैग हैं जिनके लिए एप्लीकेशन डाला गया है, तुम्हें बस उसका नाम सुन लेना है। मुझे प्रॉब्ली वो लगता है क्वेश्चन पूछे नहीं जाएगा, बट नाम सुन के ही जाना चाहिए। निहोंशु जो एक तरह का जापानी शेक होता है, अल्कोहलिक बेवरेज होता है, उस बेवरेज के लिए जापान ने इंडिया में, इंटरेस्टिंगली इंडिया में अप्लाई किया हुआ है। तो निहोंशु जो है वो जापानीज शेक है और वो जीआई टैग जो है वो इंडिया में अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये एक अल्कोहलिक बेवरेज है जो कि अप्लाई किया गया है इंडिया में, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। इसके अलावा केरला से कई करीब पांच तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो भी जीआई टैग के लिए अप्लाई किए गए हैं। केरला में एक और चीज़ जो है जो कि अप्लाई की गई है जीआई टैग के लिए, वो है बाईपोरो उरू। बाईपोरो उरू यानी कि एक तरह की बोट, एक तरह की ऐसी बोट जिसका इस्तेमाल गल्फ कंट्रीज तक लोग जाने के लिए करते थे, बिजनेस के लिए करते थे। उस बोट को क्या कहते हैं? बाईपोरो उरू, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का करंट अफेयर्स है। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें ये सारी चीज़ समझ में आएगी। इन केस तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, प्लीज़ कमेंट में उसे मेंशन करना। आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो और देन एंड देयर ओनली, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय।